Hello dear students, today we will study the fifth poem of Hornbill, that is Father to Son. The poet is Elizabeth Jennings. You can see she is Elizabeth Jennings. This poem is a very lovely poem about the relationship of a father with his son, and it has a universal appeal. Means ये सभी को अपील करती है, ये सभी के लिए है, एक फादर की कहानी नहीं है, ये सभी की कहानी है। आप समझ सकते हैं सभी फादर्स के साथ लगभग ऐसा ही होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, व्हेन दे ग्रो अप दे हैव देयर ओन डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स, और वो उन्हीं को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि जो उन्होंने उनके लिए प्लानिंग कर रखी है वो उस अकॉर्डिंग चले, उस अकॉर्डिंग बिहेव करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। और इस तरीके से फादर जो है हेल्पलेस हो जाता है और कहीं ना कहीं उसे समझौता करना पड़ता है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसी हेल्पलेसनेस को इस पोएम के अंदर पोर्ट्रे किया गया है। So let us read something about the poetess. Elizabeth Joan Jennings was a poet born on July 18, 1926. वो 1926 में पैदा हुई और वो अक्टूबर 26, 2001 में उनकी डेथ हो गई। एलिजाबेथ वॉज बोर्न इन बोस्टन, लिंकनशायर इन इंग्लैंड। हर फादर वॉज अ रिस्पेक्टेड चीफ मेडिकल ऑफिसर। उसके फादर CMO थे। हु मूव द फैमिली टू ऑक्सफोर्ड, वो ऑक्सफोर्ड चले गए जब वो 6 साल की थी। शी लेटर डिस्कवर्ड पोइट्री वाइल अटेंडिंग द ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल, कि जब वो ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में स्टडी करी थी तब उन्होंने अपने अंदर पोइट्री के टैलेंट को डिस्कवर किया। उन्हें ये पता लगा कि उसके अंदर ये टैलेंट है। आफ्टर अटेंडिंग सेंट एनीज कॉलेज इन ऑक्सफोर्ड, एलिजाबेथ बिकेम ए लाइब्रेरियन एट ऑक्सफोर्ड सिटी लाइब्रेरी। ऑक्सफोर्ड की सिटी लाइब्रेरी में वो लाइब्रेरियन बन गई। हैविंग मोर टाइम टू फोकस ऑन हर राइटिंग, शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री इन 1953। अब लाइब्रेरियन बनने के बाद उनके पास काफ़ी टाइम था, इसलिए अब वो पोइट्री के ऊपर टाइम डिवोट कर सकती थी। और 1953 में उनका फर्स्ट कलेक्शन आया पोइट्री का, विच ड्रू द अटेंशन ऑफ रॉबर्ट कनकेस्ट, और जिसकी वजह से उन्हें रॉबर्ट कनकेस्ट जो पब्लिशर थे उनका अटेंशन मिला। मिस्टर कनकेस्ट जो थे वो लेटर पब्लिश हर वर्क विद द लाइक्स ऑफ फेमस ऑथर्स किंग्सले, मिस फिलिप लार्किन, टॉम गन and others in his 1956 New Lines Anthology. मीन्स मिस्टर कनकेस्ट ने न्यू लाइन्स एंथोलॉजी एक पब्लिश की थी। उसमें जो ये फेमस पोइट्स थे उनके साथ साथ उन्होंने एलिजाबेथ जेनिंग्स की पोइट्री को भी पब्लिश किया, विच वुड लेटर बिकम नोन एज द मूवमेंट, और बाद में इसको द मूवमेंट के नाम से जाना गया। थ्रू आउट द 1960s एलिजाबेथ वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोइट्स इन इंग्लैंड, कि 1960s के दौरान वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी इंग्लैंड के अंदर। शी नेवर मैरिड एंड पब्लिश्ड ए ग्रेट नंबर ऑफ वर्क्स, कि वो अनमैरिड रही सारी उम्र और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक राइटिंग की, मीन्स बहुत ज़्यादा उन्होंने पोइट्री लिखी है। एलिजाबेथ वंस सेड, आई राइट फास्ट एंड रिवाइज वेरी लिटिल। इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा लिखती थी, कितना लिखती थी कि वो रिवाइज भी नहीं कर पाती। सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम। I don't understand this child। अब ये जो है इसमें आई कौन है? फादर है। एक फादर की हेल्पलेसनेस दिखाई है और पोएम का नाम भी क्या है? फादर टू सन। इट मीन्स एक फादर जो है अपने बच्चे के को कह रहे हैं, उसको उलाना दे रहे हैं या किसी भी तरीके से वो उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं हमें। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि मैं इस चाइल्ड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। चाइल्ड कौन? उनका जो बेटा है, कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता। देखिए अपने बच्चे को वो दिस चाइल्ड बोल रहा है। दिस चाइल्ड क्यों बोल रहा है? नहीं तो उसे माय सन बोलना चाहिए। वो इसलिए बोल रहा है, उसे लग रहा है कि वो अजनबी है अपने बच्चे से। इस तरीके से वो किसी अजनबी की तरह ही उसको एड्रेस कर रहा है। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कि हालांकि हम इस घर में सेम हाउस में ही रहे हैं, सालों से इकट्ठे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम एक दूसरे को नहीं जानते। मीन्स जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो पेरेंट्स जो हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या वो उनसे शेयर नहीं कर पाते। तो इस तरीके से एक ऐसी स्टेज आती है जब फादर को लगता है
कितने सालों इकट्ठे रहने के बावजूद भी वो अपने बच्चे को नहीं समझते हैं। तो यही इस फादर के साथ होता है। आई नो नथिंग ऑफ इट, कि ऐसा लगता है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, कि अब तो मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में, इसलिए लेकिन मैं कोशिश तो करता हूँ बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की, बनाने की, फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, कि जब वो छोटा था, जब मैं उसको जानता था, छोटा मीन्स जब वो छोटा सा बच्चा था, चाइल्ड था, तब जैसे मैं उसको जानता था उस तरीके से मैं उसके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपको पता है कि अब वो बड़ा हो गया है, वो बच्चा नहीं रहा है, तो एक बच्चे के तरीके से उसे ट्रीट किया जाएगा तो वो जो है उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा, वो खुद जो है उसको पॉजिटिवली नहीं लेगा, और यही जो है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनती है। येट हैव आई किल्ड, तो भी क्या मैंने किल कर दिया, मार दिया। अब ये जो लाइन है ये नेक्स्ट स्टेंजा से आएगी। येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, कि येट हैव आई किल्ड, कि क्या मैंने मार दिया किसको, द सीड, उस बीज को किल कर दिया। बीज क्या होता है कि हम बीज बोते हैं ताकि कोई प्लांट ग्रो हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो किस लिए, कि हम जिस टाइप का सीड वो बोते हैं उसी स्टाइल का जो प्लांट है या ट्री है वो ग्रो होता है। तो ये कह रहे हैं कि मैंने उसके अंदर बीज बोया जो अपने डिज़ाइन का था। मीन्स बीज बोने का मतलब क्या है, अपनी तरह के उसके अंदर विचार भरे, अपनी तरह की प्लानिंग की उसके लिए। तो वो जो सीड जो वर्ड है यहाँ पर उस प्लानिंग के लिए, उन एफर्ट्स के लिए आया है जो एक फादर जो है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए करता है। कि क्या मैंने फिर उस सीड को, वो एफर्ट्स जो थे वो उनको मैंने मार दिया। आई स्पेंट, जिनको मैंने स्पेंड किया, खर्च किया, मीन्स जो मैंने लगाए, जिन पर मैंने एफर्ट्स डाले। या फिर ऐसी बात है सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, या फिर ऐसी बात है कि उसको सोन मीन्स बो दिया, मैंने उसको गलत जगह बो दिया, वेयर द लैंड इज हिज, कि उसकी ज़मीन थी, मेरी ज़मीन वो नहीं थी। क्या मैंने उसको ऐसी जगह बो दिया उस सीड को, क्या ऐसी बात है कि हिज मतलब उसके बेटे की, कि क्या जहाँ ऐसी जगह बो दिया उस सीड को जहाँ मेरा अधिकार ही नहीं था, मेरा राइट ही नहीं था, नन ऑफ माइन, कि देर वॉज नो राइट ऑफ मी। जैसे आप है, अगर कोई पौधा किसी दूसरे की ज़मीन में बो दोगे, सो कर दोगे, तो वो जो प्लांट उगेगा वो आपका नहीं होगा, वो उसी का होगा जिसकी ज़मीन होगी। तो इसी तरीके से जो फादर है वो सोच रहा है कि शायद जो है मैंने अपने विचार, अपने एफर्ट्स वहाँ डाले जहाँ मेरा कोई राइट नहीं था, और वहाँ जो पौधा उगेगा वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे डिज़ाइन का होगा। मीन्स कहीं ना कहीं जो अब फादर है उसको समझ आ रहा है कि शायद उसके लाइफ के ऊपर मेरा उतना अधिकार नहीं है जितना अधिकार मैंने समझ लिया था। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, अब उसको एहसास हो रहा है, फील हो रहा है कि हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात कर रहे हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, कि एयर में, हमारे बीच जो एयर है, एयर का मतलब यहाँ लगेगा जो भी माहौल है उसके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग का साइन ही नहीं है, मतलब कोई चिन्ह भी नहीं है, कोई सिग्नल भी नहीं है जिससे पता लगे कि हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है। मीन्स फादर को भी लग रहा है कि जरा सी भी अंडरस्टैंडिंग फादर और सन के बीच में नहीं है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, इस बच्चे को मैंने अपने डिज़ाइन से बिल्ट किया, बनाया। मीन्स बच्चे को फादर जो है उसकी लाइफ को शेप देने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर अपनी तरह की थिंकिंग डालने की कोशिश करते हैं। कई फादर तो यहाँ तक भी सोच लेते हैं कि उसका जो करियर है वो भी उनके अकॉर्डिंग चलेगा, तो इतना ज़्यादा वो उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें ये लगने लग जाता है कि वो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग करें। तो यही फादर के साथ है कि वो सोच रहे हैं कि ये तो मैंने इसको बनाया था अपने डिज़ाइन से, अपने अकॉर्डिंग बनाया था, जो मैं चाहता था ये इसको बनाना, मैंने वैसा ही डिज़ाइन इसको दिया था, वैसे ही इसके अंदर एफर्ट्स डाले थे। येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, ओके ना, लेकिन तो भी जिस चीज़ को वो प्यार करता है मैं शेयर ही नहीं कर पाता। मीन्स जो चीज़ें उसे पसंद है उस पसंद को मैं शेयर नहीं कर पाता। मीन्स जो वो चाहता है वो मैं चाह नहीं पाता, उसकी चाहते, उसके डिज़ायर्स अलग हैं,
और वो मेरे कभी भी नहीं हो सकते, मैं उनको शेयर नहीं कर पाता। जैसे उसकी लाइक्स हैं वो मेरी लाइक्स नहीं हो पाती। अब फादर को ये एहसास होना शुरू हो गया है। साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम prodigal रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू। फिर कहता है कि हमें साइलेंस ने सराउंड कर लिया, हमें चुप्पी ने घेर लिया है। मीन्स चुप्पी है क्योंकि दोनों बातचीत ही नहीं कर रहे, अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो एक तरीके से साइलेंस ने दोनों को सराउंड कर लिया, दोनों के बीच में साइलेंस हो गया है। आई वुड हैव हिम prodigal, फिर जो फादर है उसको थोड़ी सी समझ आती है, हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो कहता है मैं तो उसको प्रोडिगल भी स्वीकार कर लेता। प्रोडिगल क्या होता है? जो ज़्यादा खर्च करने वाला है, वेस्ट करने वाला है। नॉर्मली ये एक जनरेशन गैप हमेशा होता है कि एक पीढ़ी जो होती है उससे अगली पीढ़ी जो होती है वो ज़्यादा प्रोडिगल होती है, ज़्यादा वो खर्च करने वाली होती है, ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करने वाली होती है। तो कहता है अब उसको अंडरस्टैंडिंग आ गई कि मैं तो उसको प्रोडिगल भी स्वीकार कर लूँगा, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, बस वो अपने फादर के घर में लौट आए। अब अभी तक तो वैसे वो यहाँ रह ही रहा है कि, लेकिन जिस घर को द होम ही न्यू, जिस घर को वो जानता था, जैसे वो रहते थे उस घर में वैसे ही वो रहे, वैसे ही उस घर को अपना ले, तो वो उसकी सारी जो भी, यहाँ प्रोडिगल सिर्फ एक उसका ट्रेट है, हो सकता है उन दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग और भी हो, तो वो कह रहा है उन सारी चीज़ों को वो माफ़ करने के लिए तैयार है, जो कुछ भी वो करता है जिसके लिए उसके फादर जो है उससे खुश नहीं है, बस वो अपने फादर के घर को अपना ले, फादर को एक फादर की तरह ट्रीट करे बजाय के एक स्ट्रेंजर की तरह, कि मैं उसको ऐसे भी अपना लूँगा, मीन्स उसकी शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद अपना लूँगा, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव, कि उसके बजाय कि वो मैं देखूं कि मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, कि वो अपनी ही दुनिया बना ले और उसमें चला जाए, उसमें अलग रहने चला जाए, उससे बेटर तो ये है कि मैं इसी घर में उसको स्वीकार कर लूं और उसके जो भी चीज़ें मुझे नापसंद है उनको मैं स्वीकार कर लूं, तो बेटर ये होगा। आई वुड फॉरगिव हिम टू, कि जो कुछ अभी तक उसने किया है उसके लिए मैं उसे फॉरगिव भी कर दूंगा, माफ़ भी कर दूंगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो न्यू लव, इस तरह से जो सोरो है, जो दुख है, एक फादर का जो दुख है, उससे एक नए तरह का जो प्यार है उसको शेप दूंगा, कि वो वाला जो बचपन में प्यार करता था, जो उसकी हर बात का ख्याल रखता था और हर बात जो है बच्चा अपने फादर के अकॉर्डिंग करता था, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन अब एक नए तरह का प्यार, एक नई अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, एक समझौते के बेस पर, दोनों के बीच में एक नए प्यार को मैं शेप दूंगा, कि वो शेप ना हो जो बचपन में थी, लेकिन एक अलग तरह का प्यार होगा जिसमें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन एक दूसरे को माफ़ करने वाली, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करने वाली, या बाप अपने बेटे की गलतियों को माफ़ करने वाली अंडरस्टैंडिंग जो है अब पैदा करना चाहता है। Father and son, we both must live on the same globe and the same land. अब वो कह रहा है हम फादर और सन हैं, हम बाप बेटे हैं, we both must live on the same globe and the same land, कि हमें ज़रूर रहना पड़ेगा एक ही ज़मीन पर, एक ही ग्लोब, एक ही दुनिया में रहना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, एक ही जगह रहना पड़ेगा, हमें इस घर में रहना पड़ेगा और इसी घर में स्ट्रेंजर्स की तरह रहे और इस दुनिया में भी हम रहे और फिर भी अजनबी रहे, तो उससे बुरा कुछ भी नहीं है। ये मुझे पता है कि हमें रहना पड़ेगा, वो भी एक अलग इंडिविजुअल है, वो मेरी समझ आ गया है, और मैं भी एक अलग इंडिविजुअल हूँ। अगर मैं उसकी तरह नहीं जी सकता तो वो भी मेरी तरह नहीं जी सकता। ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम मी। और जब फादर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की बात करता है तो बेटा बोलता है उसको, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वो भी अपनी गलती को स्वीकार करता है। वो कहता है मुझे नहीं समझ आता माई सेल्फ, कि कभी कभी मैं खुद को ही नहीं समझ पाता। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि गुस्सा जो है वो ग्रीफ से क्यों पैदा हो जाता है, कि जब मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, तो मुझे एंगर क्यों आ जाता है, मैं इतना गुस्से वाला क्यों हो जाता हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाता।
तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बेटे को भी ये लग रहा है फादर की बातें सुनकर, जब वो नई अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, कि शायद जो है उसकी भी गलती है और वो भी कभी कभी बहुत हाइपर हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों इस बात को समझते हैं। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, इन दिस वे दे बोथ पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, कि वो दोनों ही खाली हाथ बढ़ाते हैं अपना। खाली हाथ क्यों? क्योंकि अब तो उनके बीच में प्यार ही नहीं रहा, तो प्यार जो रिश्ता है उसका खाली हाथ है, उस खाली हाथ को बढ़ाते हैं। मीन्स एक दूसरे की तरफ वो अप्रोच करते हैं, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और लॉन्गिंग करते हैं, वांटिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और एक दूसरे की कोई ना कोई चीज़ फॉरगिव करने की, माफ़ करने की इच्छा करते हुए एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, ताकि जो स्ट्रेंजर्स हैं वो ना रहें, एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग दोनों के अंदर क्रिएट हो जाए। इस तरीके से जो अब बिल्कुल उनके रिश्ता जो था वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया था, उसको वो भरने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की तरफ एक नए सिरे से रिलेशनशिप बनाने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आपको पता होगा, आप रिलेट कर सकते हैं कि जब भी आप इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आती है कि पेरेंट्स आपको नहीं समझ पाते, तो ये एक यूनिवर्सल चीज़ है और सभी के साथ होता है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तभी जाकर वो रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू रह पाता है। तो दिस इज़ द पोएम एंड देयर आर some questions given in your notebook. You have to try to find out the answers of these questions, and as usual, if you have any difficulty, I am there to help you. So students, bye bye, this is all.